गुड आफ्टरनून। पिछले वीडियो में हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स। आज हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यार्न, यानी कि धागे। धागे कितने प्रकार के होते हैं? धागे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, साधारण धागे और सम्मिश्रित धागे। साधारण धागे, इनकी रचना एक ही वर्ग के रेशो से हुई होती है, किसी दूसरे वर्ग के रेशो का इनमें सम्मिश्रण नहीं होता है। यानी कि केवल ये एक ही प्रकार का धागा होता है, इसमें किसी दूसरे धागे को मिक्स नहीं किया जाता है। जैसे कॉटन का है तो केवल कॉटन का ही रहेगा। इस प्रकार का धागा अपनी संपूर्ण लंबाई में एक समान व्यास तथा एक यथाक्रम रचना का होता है। आदि से अंत तक धागे में ऐंठन एक समान होती है, एक ही दिशा में रहती है। साधारण धागा जो होता है, इखरा, नया धोरा अथवा बहुभांज दो प्रकार का हो सकता है। इखरे धागे में एक ही धागे को काट कर बांटा जाता है, मतलब सिंपल एक ही धागा होता है और इसी की बटाई की जाती है, इसी की कताई की जाती है। दोहरे अथवा बहुभांज धागे में एक ही तैयार इखरे धागे के दो या दो से अधिक को एक साथ फिर से बटकर मिला दिया जाता है। दोहरे और बहुभांज का मतलब होता है कि पहले जो हम इखरे की धागे की बात कर रहे थे, सिंपल एक धागा, लेकिन जब बहु धागे की बात करते तो इखरे टाइप के दो धागे, इनको आपस में मिलकर इनकी कताई की जाती है। बहुभांज धागे में कई तैयार धागे मिले रहने के कारण ही यही कई भांज धागे बन जाते हैं। जिस धागे में जितने इखरे धागे मिले रहते हैं उसे उसी संख्या के प्लाई के नाम से संबोधित किया जाता है। दो प्लाई या दो से अधिक प्लाई के धागे को आपस में बटकर साधारण केबल धागे बनाए जाते हैं। क्रेप धागे में साधारण धागों से बना इन्हीं का रूपांतरण रूप होता है। विभिन्न आकार के, विभिन्न संख्या के, विभिन्न मात्रा के बटाई तथा विभिन्न प्लाई के धागे का सम्मिश्रण से ही बड़े मनोहारी और आकर्षक धागे बनाए जाते हैं। कभी कभी बुनाई करते समय दो अलग अलग तैयार धागों को एक मानकर प्रयोग किया जाता है। ये धागे डबल यार्न कहलाते हैं, यानी कि दो अलग अलग वैरायटी के धागे लिए जाते हैं और उनको भी आपस में बटकर उनकी कताई की जाती है। परंतु ऐसे जो धागे होते हैं वो अपेक्षाकृत निर्बल होते हैं, इनको बुनाई से पहले ही बट लिया जाता है। सेकंड है सम्मिश्रित धागे। गूढ़ और जटिल रचना वाले धागे सम्मिश्रित धागों के वर्ग में आते हैं। इन विधियों से तैयार किया जाता है जिसमें जिन रेशों का प्रयोग होता है वे विभिन्न वर्गों के हो सकते हैं। इनमें कई रंगों का प्रयोग भी किया जाता है। इनसे जिन धागों का प्रयोग किया जाता है वे अलग अलग व्यास तथा आकार के हो सकते हैं। इनकी रचना में ऐंठन देने का कार्य स्थान स्थान पर अलग अलग प्रकार का होता है। और भी विभिन्नता लाने के लिए दो धागों को मिलाकर बटने से नियत मध्यांतरों पर वेग या स्पीड की भिन्नता के धागे से नमूने और डिजाइन बना जाते हैं। इस प्रकार की रचना में एक धागा आधार रहता है और दूसरा धागा आधार वाले धागे के सहारे नमूने और पैटर्न बनाता जाता है। जैसे कि चित्र में भी दिख रहा है, इसमें एक धागे को मेन मान लिया जाता है और दूसरा जो धागा होता है इसके ऊपर इसको लपेटा जाता है और इस तरह से पैटर्न बनाया जाता है। स्पीड की भिन्नता से फंदे या गांठे या अतिरिक्त घुमाव वाला बनाया जाता है। इस प्रकार धागे में नमूने आदि बनाकर सजावट उत्पन्न करने तथा विभिन्नता और नवीनता लाकर फैंसी धागे भी बनाए जाते हैं। इसी विधि के द्वारा फैंसी धागे भी तैयार कर लिए जाते हैं। सम्मिश्रित धागों में विभिन्न वर्ग के रेशों का प्रयोग, जैसे कपास तथा ऊन को मिलाकर धागे तैयार होते हैं। अब सम्मिश्रित का मतलब ये हुआ सम्मिश्रण, यानी कि दो अलग अलग प्रकृति के जो धागे होते हैं उनको आपस में मिलाकर कई नए तरह के धागे बनाए जाते हैं और बटाई करके, कताई करके उनको विभिन्न प्रकार के रेशों का रूप दे दिया जाता है। जैसे कपास तथा ऊन को मिलाकर धागे तैयार होते हैं, बाद में कॉट्स वूल वस्त्रों के निर्माण में काम में आते हैं। इसी प्रकार रेशम और रेयन, इन दोनों को भी आपस में सम्मिश्रित किया जाता है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि अगर रेशम का धागा केवल लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, लेकिन रेशम और रेयन को मिलाकर कम मूल्य का धागा उपलब्ध कर लिया जाता है। इस प्रकार के धागे 100% धागे से अच्छे सिद्ध होते हैं क्योंकि उनमें दोनों वर्ग के धागों के गुण निहित होते हैं। जब हम दो अलग अलग वैरायटी के धागों का अगर आपस में मिलाएंगे तो उससे क्या होता है, उससे जो तैयार वस्त्र होता है उसके अंदर उन दोनों धागों के जो गुण होते हैं वो ऑटोमेटिक इसके अंदर आ जाते हैं। इससे कपड़ों की लोकप्रियता भी बढ़ जाती है और लोगों को पसंद भी आते हैं। सम्मिश्रित धागे वस्त्रों पर सजावट लाते हैं और उनकी सुंदरता बढ़ाते हैं, परंतु सजावट पर अधिक महत्व दिए जाने के कारण उनकी मजबूती में कमी आ जाती है। संपूर्ण लंबाई में एक समान बटाई रहने पर धागे में मजबूती आती है और सम्मिश्रित धागों में नियमित मध्यांतरों पर बटाई कभी कम कभी अधिक रहती है तथा उन्हें बिना बटा छोड़ दिया जाता है, कहीं कसकर बटे दिया जाता है, क्योंकि ये एक तरह का उनको फैंसी बनाने का तरीका होता है और उनकी बटाई और जो कताई होती है वो भी अलग अलग तरीक़ों से की जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये थे धागों के प्रकार। दो प्रकार के होते हैं, इखरे धागे और सम्मिश्रित धागे। नेक्स्ट है धागा निर्माण की अवस्थाएं, यानी कि धागा किस प्रकार बनाया जाता है।
रचना की विभिन्न अवस्थाओं को पार करते हुए रेशे अविरल धागे के रूप में तैयार किए जाते हैं। प्रत्येक प्रक्रिया में धागे आरंभिक रूप में परिवर्तन आता है। रेशे साफ और सुलझे होते हैं, एक दूसरे के समानांतर होते हैं। इसके बाद होने वाली प्रक्रिया से उनको और भी सूक्ष्म धागों का रूप दे दिया जाता है। ये थोड़ा चित्र में ज़्यादा क्लियर तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा दिखाई पड़ रहा है कि इस तरह की मशीनों के द्वारा उनकी कताई की जाती है। इनके लिए यान रूप में परिवर्तित करने के लिए अलग अलग मशीनों का प्रयोग होता है। फिर भी स्टेपल रेशे से यान बनाने की निम्नलिखित मूलभूत प्रक्रियाएं आप देखोगे। पहला है रेशों को साफ करना, रेशों को थोड़ा बहुत समानांतर करना, एक रेखीय रेशों से लंबी पट्टी बनाना, पूनी पर बटाई देना, तैयार धागे को बॉबिन पर चढ़ाना। यान निर्माण के लिए विशेषतः दो प्रकार की प्रक्रियाएं प्रयुक्त की जाती है। पहली जो प्राकृतिक वर्ग के रेशों के लिए प्रयोग की जाती है, वह किसी भी वर्ग के छोटे रेशे की बटाई करके लंबे धागे का रूप दिया जाता है, तथा दूसरी विधि में पॉलीमर को घोल के स्पिनेट से निकालकर तथा एक अविरल धागे का रूप दे दिया जाता है। सिल्क के अतिरिक्त सभी प्राकृतिक छोटे छोटे जो जितने भी रेशे होते हैं वह सब छोटे होते हैं। ओपनर, पिकर आदि प्रक्रियाओं से गांठों में बंधी कपास को मिलाया स्वच्छ किया जाता है। आगे की ये चित्र में आपको थोड़ा दिखाई पड़ रहा है। इसकी जो प्रक्रिया है उसमें फर्स्ट हम करते हैं कार्डिंग। रेशे अपनी मौलिक अवस्था में उलझे तथा अशुद्धियों से भरे होते हैं। कार्डिंग की जो प्रक्रिया होती है वो इनको साफ और स्वच्छ बनाती है। साथ ही इन्हें सीधा और समानांतर भी किया जाता है। इनकी पतली परत तैयार करके उनको 3 इंच व्यास की कीप की गोलाकार नली में से निकाला जाता है। जैसे चित्र में आपको दिख ही रहा है। इससे मोटी पूनियाँ आपस में एक दूसरे से मिला दी जाती है और इनकी रचना और भी सघन हो जाती है। ये रेशों से बनी रस्सी होती है जिसमें रेशे अभी भी अव्यवस्थित रहते हैं। इनकी जो मोटाई होती है वो भी अभी भी अनियमित है। इसके आगे की और भी प्रक्रिया हम देखेंगे। सेकेंड इज कॉम्बिंग। इन मोटी पूनियों को कंघी करने की प्रक्रिया से निकाला जाता है। कंघी करने से क्या होता है कि जो छोटे छोटे रेशे होते हैं वो निकल कर अलग हो जाते हैं और बड़े जो रेशे होते हैं वो और भी ज़्यादा सीधे और समानांतर और व्यवस्थित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप रेशों का 1/4 भाग छटकर अलग हो जाता है। इन्हें बाद में अलग से तैयार करके निम्न वर्ग के जो वस्त्र होते हैं उनके प्रयोग में लाया जाता है। अच्छे क्वालिटी के वस्त्र बनाने के लिए लंबे धागों का ही प्रयोग किया जाता है और जो छोटे छोटे जो धागे कॉम्बिंग की प्रक्रिया से निकल जाते हैं उनको निम्न वर्ग के जो वस्त्र होते हैं उनके निर्माण में प्रयोग में लाया जाता है। थर्ड है खींच कर निकालना, ड्राइंग आउट। पूनिया बालिक प्रक्रिया के लिए तैयार रहती है। अब इनमें से खींचने की क्रिया की जाती है। इस क्रिया में निश्चित दूरी के धागों को एक निश्चित स्पीड पर चलने वाली घिर्री पर खींचकर चढ़ाया जाता है। अगली घिर्री की स्पीड इससे अधिक होती है। इससे दूसरी बार धागा पतला होता जाता है। इस प्रकार प्रत्येक अगली स्पूल की स्पीड को बढ़ाकर घिर्री के धागे को आवश्यकतानुसार वांछित मोटाई में अपेक्षित व्यास का बना लिया जाता है। ये चित्र में दिख रहा है। इसकी जो स्पीड होती है वो पहले की कम, उससे दूसरे की उससे ज़्यादा, तीसरे की उससे ज़्यादा। तो ये जितनी स्पीड से धागा निकलता जाता है तो उसकी जो मोटाई होती है वो निश्चित तैयार कर ली जाती है। ड्राइंग आउट प्रक्रिया इन्हीं का पूरा करती है। इस प्रक्रिया के अंत में पूनी को खींचकर लंबाई से 6 अधिक लंबा बना लिया जाता है। फोर्थ पॉइंट है घुमाव देना। इस प्रकार से खींचकर बनाए हुए धागे में घुमाव देने का कार्य शुरू किया जाता है। इस प्रक्रिया में धागे पर कुछ घुमाव देकर हल्की बटाई की जाती है। इससे रेशे जो अब तक एक दूसरे के समानांतर थे वो एक दूसरे पर कुछ दूरी पर घूम जाते हैं। इस प्रकार से मिलकर संगठित हो जाते हैं। धागे का जो पहला स्वरूप दिखाई देने लगा था, इस अवस्था में पूर्ण धागा नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी भी थोड़ा सा निर्बल होता है और इसको जोर से अगर खींचा जाए तो अभी भी इसमें टूट सकता है। इसके लिए फिर नेक्स्ट प्रक्रिया जो करते हैं उसको कहते हैं कताई, स्पिनिंग। रोविंग की प्रक्रिया के बाद ही कताई की जाती है। रोविंग से तैयार धागे को कताई मशीन पर चढ़ाया जाता है। इसमें कई रोलर होते हैं जिसमें प्रत्येक की स्पीड जो होती है पहले वाले रोलर की स्पीड से अधिक रहती है। धागा इनमें से निकलता है। अंतिम रोलर से निकलते धागे का अभिष्ट व्यास तथा आकार बन जाता है। कताई ये दिखाई दे रही है मशीन, इसमें दिखाई दे रही है। इसको स्पिनिंग की प्रक्रिया में रोलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं और उनकी जो स्पीड होती है पहले की अपेक्षा ज़्यादा होती है। कताई की क्रिया में दो में से किसी एक प्रकार की मशीन के द्वारा संपादित की जाती है। इसकी जो मशीन होती है वह कहलाती है रिंग फ्रेम और म्यूल फ्रेम। इन दोनों में से ही जो सूटेबल हो उसको कताई के लिए काम में लिया जाता है। रिंग मशीन से काम शीघ्रता से होता है परंतु धागा कुछ मोटा और खुरदरा तैयार होता है। बहुत महीन धागे के निर्माण के लिए धीरे धीरे ठहर कर तथा क्रियाओं को करने वाली म्यूल मशीन का ही प्रयोग किया जाता है। म्यूल फ्रेम से तैयार धागा अधिक मूल्यवान होता है। श्रेष्ठ वस्त्रों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। रिंग मशीन सूती वस्त्रों के राशि उत्पादन के लिए, रेशों के उत्पादन के लिए अच्छी रहती है। इसमें लगी सैकड़ों तरकू तथा धुरियाँ एक साथ ही प्रति मिनट हजारों चक्कर से घूमती है और तेजी से धागे को काटने का काम करती है। इस मशीन में धागों पर 3 क्रिया एक बार में हो जाती है।
पहली क्रिया है रोविंग किए हुए धागे को खींचना, दूसरे को ऐंठन देना तथा तीसरी क्रिया है बोबिन पर लपेटना। इन सब यांत्रिक क्रियाओं के उपरांत यान तैयार हो जाता है। फिर इनको आगे की प्रक्रिया के लिए मिल में भेज दिया जाता है। तो ये थी धागे के प्रकार और किस प्रकार धागे से वस्त्र निर्माण किया जाता है, किस तरह से धागा बनाया जाता है।